हेलो गाइस, मैं तुषार नंदू। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था चाइनीज़ बस के बारे में। और मैंने अराउंड 40 मिनट्स तक के डिस्कशन उसके ऊपर किए थे, कैसे वो इम्प्लीमेंट हो सकती है अगर कोई वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। तो और मैंने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने जाऊंगा वो ट्रेन के ऊपर होगी, जैसे कि मैगलेव ट्रेन हो जाती है, मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन उसे कहा जाता है, मैगलेव एक शॉर्ट फॉर्म है। और बुलेट ट्रेन्स के ऊपर मैं आपको बताने जाऊंगा। लेकिन अभी कुछ कारण से मैं कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले भी वीडियो में दे दिया था कि मैं ऑलरेडी एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। और मैं इसरो से भी सर्टिफाइड हूँ। मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस तो ले ही चुके हैं। और मेरी 2 कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेटिंग भी है, जो कि एक गैलेक्सी एयर्स ग्लोबल ग्रुप के नाम से जानी जाती है और दूसरी है गैलेक्सी एयर्स टावर्स सेटअप कंपनी। ये दोनों अभी ऑलरेडी ऑपरेटिंग है। गैलेक्सी एयर्स ग्लोबल ग्रुप्स जो है वो आपकी एक डिफेंस के ऊपर है, जिसमें कि मैं ऑलरेडी वर्क भी कर रहा हूँ कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि ड्रोन्स मैं खुद ही डेवलप कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं मैगलेव के ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा, ना ही बुलेट ट्रेन के ऊपर डिस्कशन करूँगा। और जैसा कि मुझे अभी जो पता चली है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रही है सिमिलर टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि चाइनीज़ बस थी, ऑटोमेटेड चाइनीज़ बस। तो उसी के ऊपर मैं डिस्कस कर लूँगा कि इंडियन रीजन में वो कैसे ऑपरेट हो सकती है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि आपको ये पहले से पता होनी चाहिए कि इंडिया में आपके एक तरफ बहुत ज़्यादा सी भी आ जाते हैं, सीज आ जाते हैं, जैसे कि ओशन रीजन्स भी हैं आपके, और दूसरी तरफ आपके पास हिमालय रीजन भी हैं, और एक तरफ फिर आपके पास थार डेजर्ट भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। और फिर प्लाटू रीजन और फिर बहुत सारे वैलीज भी आ जाते हैं आपके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप सिर्फ एक ही तरीके से आप नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करके बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस लाने पड़ सकते हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही डिस्कशन करूंगा कि कैसे चाइनीज़ बस की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। चाइनीज़ ऑटोमेटेड बस। ये आपकी एक टॉपिक ही है, और इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जैसे बताने जा रहा हूँ कि इंडियन रीजन में कैसे होगी। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो आ जाती है वो आ जाती है हाउ टू इम्प्लीमेंट in Indian region। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे भारत देश के अंदर। हालांकि चाइना की वेदर कंडीशन और उनके लैंड जो आते हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरीके के होंगे, इंडिया की तरह तो नहीं है। तो वहाँ पर अलग तरीके से उन्होंने बनाया भी है, अपने अनुसार बनाया है। और अगर आप भारत में अगर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडिया में आपके क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है चैलेंजेस।
तो चैलेंजेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस यानी कि बेसिक प्रॉब्लम। पहला है यहाँ पर, अगर आप देख लें तो यहाँ पे हिमालय रीजन है। हालांकि हिमालय रीजन में तो आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करने जाएंगे, इसकी तो श्योरिटी है। दूसरी आ जाती है आपकी यहाँ पर थार, थार रीजन। ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। तीसरी आ जाती है आपकी यहाँ पर, आपके रेनी सीजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सीजनल इफेक्ट भी आती है। रेनी सीजन। चौथी आ जाती है यहाँ पे आपके वैलीज हैं, जैसे कि आपके बेंगलुरु, फिर कोस्टल रीजन भी आ जाती है आपकी यहाँ पर, नियर टू सीज एंड ओशियन लैंड। भारत का भूभाग्य जो होता है आपका, वो अगर आप असल मायने में देखेंगे तो बहुत आपको अलग तरीके से सोच विचार करके चलनी पड़ेगी। तो मैं पूरा अभी नक्शा नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये आपका एरिया जो हो गया, ये आपका आ जाता है सी एंड ओशियन, ओशियन रीजन पूरा आ जाएगा। हालांकि आता तो ये भी है आपका, इसे मैं यहाँ तक कर देता हूँ। ये एरिया जो आ जाएगा आपका पूरा, ये डेजर्ट रीजन आ जाएगा। फिर थार, यहाँ पर आपका कुछ जगह पे वैलीज वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पर तो ये वैलीज यहाँ पर आपके आ जाएंगे। ये आपकी प्लेन सरफेस है, प्लेन है, लेकिन यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा है, रेन, रेनी सीजन। तो ये चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कैसे ये आपको बताया जा सकता है, कैसे इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। और ये इनकम्प्लीट मैंने अभी जानबूझकर बनाया, एज नॉर्मली मैंने बना दिया है, तो इस पे कुछ खास ध्यान ना दें। और लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये मैंने बताया है कि यहाँ पर तो आपकी पूरी की पूरी एक हिमालय रीजन ही है। इस जगह पर ये आ जाती है हिमालय रीजन।
बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा, और फिलहाल तो अभी इतने से ही काम चलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चैलेंजेस जो आ जाती है, जैसे कि आपकी रेनी सीज़न है। तो रेनी सीज़न में मैंने आपको जो बताया था सबसे पहले, अगर लास्ट वीडियो अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है कि ये लाइन फॉलोवर है। ये ऑटोमेटेड बस की बेसिक प्रिंसिपल मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या क्या है। बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑटोमेटेड बस। इसकी सबसे पहले आएगी आपकी कि ये लाइन फॉलोअर है। ये असल मायने में एक तरीके से आप के लिए कहा जाए तो ये टेक्नोलॉजी के लिए तो वरदान है ही, और फिर अभिशाप भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपके इतने सारे रीजन्स आ जा रहे हैं, इस कारण से ये थोड़ा सा परेशान करता है। और फिर आ जाता है ये आपका हिंड्रेंस अवॉइडर, सबसे बड़ा है। तीसरा आ जाता है आपका यहाँ पर जीपीएस सिस्टम। जीपीएस से ये कंट्रोल्ड होगा ये आपका। तो ये तीन चीज़ें जो हैं इसकी मेन कॉन्सेप्ट है इसे बनाने के लिए। पावर सोर्स तो आप अरेंज कर ही सकते हैं कैसे भी, लेकिन ये तीन कॉन्सेप्ट अगर कहीं ना कहीं पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये फेल करेगा, ये इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर भी आपकी आ जाती है, और फिर आपकी यहाँ पर भी आएगी। और सी एरिया जो है वहाँ पर आपको इसे काफ़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। यानी कि ये सारे रीजन्स जो हैं, ये कोस्टल एरियाज के पास जो आ जाती है, वहाँ पर आप काफ़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे फ़ोन में, जिस कारण से यहाँ पर बार बार मुझे वीडियो पहले ट्रांसफ़र करनी पड़ जाती है, उसके बाद फिर मुझे नई वीडियो थोड़ी अपलोड करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो बहुत ही जल्द मैं नया फ़ोन भी लूँगा, तो उस कारण से मैं चेंजेस और अलग टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन शुरू करूँगा। और मेरी मेन कंसर्न जो है आप लोगों को फ्री टीचिंग देने की है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में आईआईटी, और अगर कुछ लोग अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि ये कैसे वर्क करेगी। तो यहाँ पर आप स्वयं देख रहे हैं कि तीन ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ पर चैलेंजेस में, जो कि इंडियन रीजन में आ जाती है, और किस तरीके से यहाँ पे ये सारे टेक्नोलॉजी आपकी फेल करेंगे ये। ओके, तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं थार रीजन में, तो थार रीजन में आप जैसे कि राजस्थान हो जाती है, तो वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा रेत है। रेत मतलब सैंड आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो उस कारण से यहाँ पर अगर सैंड अगर आपके रोड पर भी अगर बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो आपके लाइन फॉलोवर जो होती है, यानी कि जो आप पाथ बनाते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे ये पाथ आपकी रीड करती है। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी अगर पाथ बनी हुई है, जिसके ऊपर ये वर्क करेगी, यानी कि ये अगर सिस्टम अगर आपके इंस्टॉल किए हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ये एक सिस्टम मैंने इंस्टॉल कर दिया है। ओके, यहाँ पर इसकी एक टायर है, यहाँ पर इसकी एक व्हील है,
यहाँ पर भी इसकी एक व्हील है, यहाँ पर भी इसकी एक व्हील है। ओके, तो ये अब आपको मान लीजिए कि ये रीड कर रही है, यहाँ पे सेंसर्स हैं, यहाँ पर भी सेंसर्स हैं। तो ये अब आपकी रन कर रही है, जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड, बैक फॉरवर्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आएगी तो सबसे पहला चैलेंज आपका आता है थार डेजर्ट में, क्योंकि सैंड्स पहला, ये जितने भी लाइन रहेंगे वो कवर अप कर देंगे इसे, तो ये रीड नहीं कर पाएगी, सेंसर्स कैन नॉट रीड। तो सैंड विल कवर द पाथ and lines। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर आपके लाइंस को अगर कवर अप कर देंगे तो आपकी रीड नहीं करेगी, और उसके बाद फिर ये जो आपकी जो बनाए हैं आप बस, वो आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी आती है रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में अगर रहते हैं तो वहाँ पर आपके रोड पर सिर्फ पानी ही पानी रहती है रेनी सीजन में, तब भी नहीं रीड कर पाएगी। रेनी सीजन, रेन वाटर विल कवर द पाथ एंड लाइंस। और इसमें आपकी जीपीएस जो है वीक हो जाती है, जीपीएस आर वीक। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तीसरी आ जाती है जैसे कि आपकी बेंगलुरु रीजन। बेंगलुरु रीजन क्या है, तो बेंगलुरु में जैसे कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि कोई भी आपकी एक सीधी पाथ पर आपके प्लेन नहीं है, वहाँ पर क्या है, ऐसे ये आपके पाथ रहती है। जनरली बेंगलुरु में मैं रहा हूँ 13 इयर्स बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु की पाथ स्ट्रेट नहीं है। तो ये चौथा जो है, तीसरा जो है यहाँ पर, इफ पाथ इज नॉट स्ट्रेट, तीसरी आ जाती, आखिरी जो है वो आपकी ओशियन रीजन पे है। ओशियन रीजन जितने भी आपके आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर गुजरात से लेकर के आपके गोवा, महाराष्ट्र, फिर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फिर उड़ीसा, और फिर आप वेस्ट बंगाल को भी आप रख सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल भी आपकी, उसके भी बहुत बड़े हिस्से आपके आ जाते हैं ओशियन के काफ़ी करीब, तो बे ऑफ बंगाल के पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, वहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कर्नाटका में आपकी जैसे कि बेंगलुरु आ जाती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेंगलुरु। हालांकि बेंगलुरु आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिटी है, तो उसे कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वो आपके सिर्फ
समुद्र के किनारे तो नहीं है, वो आपकी थोड़ी वैली टाइप से चल रही है। ओके, और वैसा ही आपके सेलम में भी है और भी बहुत जगह पर आ जाते हैं आपके, तो उन सभी को आपको ध्यान में रखकर आपको टेक्नोलॉजी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो चाइनीज ऑटोमेटेड बस जो थी वो बेसिकली आपकी जो चल रही थी उसकी प्रिंसिपल एक स्ट्रेट लाइन यानी कि आपकी स्ट्रेट पाथ पर बनाए गए थे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नोट जो है चाइनीज बस generally operates on straight path। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो इस कारण से यहाँ पर आपके जो सबसे बड़ी बात आ जाएगी, यहाँ पर आपको रेल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जैसे कि पुरानी ट्रैम्स जो हो जाती है। ओके, तो पहले 2 पॉइंट्स जो है उसे मैं कवर कर लेता हूँ, यानी कि ये पाथ को छोड़ करके अगर यहाँ पर पहले जैसे कि आपके ट्रैम्स चलते थे उसकी अपनी रेल नेटवर्क बनाई गई थी जो कि सिटी में आपके रन होते थे, तो उसमें आप ये काफ़ी आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप आसानी से प्रोसीड कर सकेंगे इस टेक्नोलॉजी को, कहाँ कौन कौन सी सिटी में आपके इंस्टॉलेशन ये हो सकती है। यानी कि आपकी जो 2 एक्सट्रीम रीजन जो आ जाती है, यानी कि थार डेजर्ट के पास और फिर आपकी आ जाती है जो कि रेनी सीजन जहाँ पर आपके होते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपके हरियाणा हो गए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, इन जगहों पे आपके बरसात बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपकी मध्य प्रदेश भी हो जाती है इसमें, तो ये जगह जो है इन जगह पे आपकी बारिश बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इन दोनों के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले मैं जो सेंट्रल एरियाज जो आ जाते हैं, जैसे कि आपके हरियाणा आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फिर आपकी आ जाएगी मध्य प्रदेश, और फिर उसी के साथ मैं इंक्लूड भी कर दे रहा हूँ आपके कुछ ईस्टर्न सेंट्रल को भी, जैसे कि बिहार और झारखंड को भी। तो सबसे पहले मैं सेकेंड पॉइंट से ही मैं शुरू करता हूँ, जिसमें कि आपकी आ जाएगी यूपी, हरियाणा, दिल्ली, फिर आ जाएगी बिहार, झारखंड, फिर आएगी आपकी एमपी और छत्तीसगढ़। जी, तो ये आपके सेकंड पॉइंट को ध्यान में रख करके मैं चल रहा हूँ। ये आपकी इससे रिलेटेड है, जहाँ पे रेंज सबसे ज़्यादा होती है, तो इस कारण से जल जमाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप इसे नहीं बना पाएंगे काफ़ी आसानी से, वहाँ पर आपको ट्रैम सर्विसेज के हिसाब से आपको चलनी पड़ेगी फॉर रेनी प्लेसेस। ट्रैम रेल networks are more effective
मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वहां पर सबसे ज्यादा आपकी इफेक्टिव रहेगी ट्रैम रेल नेटवर्क्स। ट्रैम रेल नेटवर्क्स आपकी इसलिए इफेक्टिव रहेगी कि वहां पर आपको लाइन को फॉलो नहीं करना होता है, जो रेल वहां पे बनी हुई है उसी को ही वो फॉलो करते रहती है। ठीक है, तो अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाएगी कि अगर कोई सामने में अगर कुछ आ गया, कोई गाड़ी आ गई या फिर कोई जीव आ गए वहाँ पर, तो क्या होगा? तो वहाँ पर आपके बस ये लाइन फॉलोअर जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन आपकी रेल नेटवर्क जो है उसको तो वो फॉलो कर रही है, वो भी एक लाइन ही है जो कि वो पूरी तरीके से रीड करते हुए जाएगी। ऑटोमेटेड सिस्टम वहाँ पर रहेगा ये। ओके, तो अगर जहाँ पर रेल नेटवर्क खत्म हो जाएगी वहाँ पे वो सेंसर्स और कैमरा वहाँ पर रीड करके उसे स्टॉप कर देंगे। तो उसमें आपको लाइन फॉलोवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर कैमरा जो रहेगा, अगर कोई हिंड्रेंस अगर रहता है तो हिंड्रेंस को कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उस ट्रैम को स्टॉप भी कर सकती है काफ़ी आसानी से। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रहा बात जीपीएस का, तो जीपीएस जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर और प्लेन सरफेसेस आपके बहुत ज़्यादा है यहाँ इन जगहों पर। तो क्या होगा इससे? प्लेन सरफेस ज़्यादा है तो प्लेन सरफेस ज़्यादा है तो आपको एक सिलसिलेवार तरीके से वो चलती रहेगी, किसी को कोई नुकसान तो होता है नहीं, कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ पावर की आपको ना ही इंक्रीमेंट करनी है ना ही आपको डिक्रीमेंट करनी है। जैसे कि यहाँ पर बेंगलुरु रीजन में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे चढ़ते वक्त आपके पावर ज़्यादा लेगी, फिर उतरते वक्त पावर इसको घटानी पड़ती है क्योंकि पावर इसको मिलने लग जाती है स्टीप में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा आपको। तो यहाँ पर अभी आपको पावर एक सिलसिलेवार तरीके से मिल रही है यहाँ पर स्ट्रेट पाथ में, कोई वहाँ पे ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। तो अभी जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाएगी आपकी अगली, जैसे कि थार रीजन। तो यहाँ पर तो रेल नेटवर्क हम लोग बैठा दिए। तीसरी वाली जो है, जो कि रेनी सीजन्स के जो आपके एरियाज जो हो जाते हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगहों पे आपके बहुत ज़्यादा आपके रहते हैं, रेन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हरियाणा के बारे में अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव आपके हर साल डूब जाती है, बिहार डूब जाते हैं, फिर यूपी में भी आपके बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इलाहाबाद हो गए, वहाँ पे भी आपके बहुत ज़्यादा बारिशों के कारण जल जमाव हुआ था। तो ये जगहों पे आपके थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिल्ली में भी आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर आपकी ट्रैम रेल नेटवर्क जो है वो आपकी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, ना कि आपके इस ये आपके लाइन फॉलोवर पाथ बस जो होंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पर ट्रैम सर्विसेज जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि बस सर्विसेज यहाँ पर आपके हो जाते हैं, ऑटोमेटेड चाइनीज़ बस सर्विसेज। वहाँ पे बस आपकी व्हील चेंज हो रही है, थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पे लाइन फॉलोवर की जगह पर आपको उसको एक रेल नेटवर्क आपको देनी पड़ जा रही है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे एक कंटिन्यूस पाथ पे वो रन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है उससे। दूसरी है आपकी थार रीजन। थार रीजन में आपके रेत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा? वहाँ पे तो रेल नेटवर्क भी आप नहीं बिछा पाएंगे क्योंकि वो ढक जाएगी, रेल जो होगी वही ढक जाएगी आपकी। तो वहाँ पर कैसे रीड करेंगे? वहाँ पे चलने में भी दिक्कत होगी और फिर जंग भी लगने लग जाएंगे आपके यानी कि रस्टिंग, कोरोजन, सैंड के कारण कोरोजन भी आपके होने लगेंगे। तो उस जगह पर आपके एक अलग तरीके से आपको सब सिस्टम आपको बनानी पड़ जाएगी। हालांकि आपके वैसे ही सिस्टम रहेगी जैसे कि लाइन फॉलोअर, हिंड्रेंस अवॉइडर और जीपीएस के ऊपर है और चाइनीज बस से बिल्कुल सिमिलर रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक पाथ रीडर जो हम लोग बनाए हैं वो नहीं रहेगी आपकी। ओके, तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सही से इरेज कर देता हूँ। अब
हालांकि ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि मैं इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पर कैसे वो काम करने जाएगी। तो थर्ड रीजन में आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ जाती है सबसे पहले कि रेत जो है वहाँ पर सैंड्स वो आपके रेल ट्रैक को अगर कवर अप कर लेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, रस्टिंग भी होते हैं उस कारण से। और फिर आपके लाइन फॉलोवर यानी कि ये जो पाथ जो आपकी बनी हुई है रोड के ऊपर जो बनाई जाती है लाइन फॉलोवर पाथ, वो रीड नहीं करेगी, वो भी कवर अप कर देती है। तो दोनों कंडीशन में वहाँ पर फेल हो रही है। तो यहाँ पर इसके दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। देखिए, इंजीनियर जब सोचेंगे कोई भी चीज़ के ऊपर तो प्रॉब्लम्स उनके सामने आते रहेगी, तो वहाँ पर कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है उसका पाथ उनके पास पहले से होता है, बस इम्प्लीमेंट उन्हें करनी होती है एक नई तरीके से। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एक आ जाती है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे? कम्युनिकेशन जैसे कि इंसान आपस में बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर इंसानों की कम्युनिकेशन के ऊपर बात नहीं होगी। यहाँ पे आपके रोबोट्स के ऊपर कम्युनिकेशन, यानी कि मशीन्स आपस में कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो रोबोटिक कम्युनिकेशन है ये एक रोबोटिक कम्युनिकेशन हो जाएगा। दूसरी आ जाती है यहाँ पर, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपकी, ये आपकी आ जाती है लेजर पाथ। लेजर पाथ को कभी भी, यानी कि लेजर क्या होती है, आपकी एक लाइट है, एक स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, इसके कुछ अपने डिमेरिट्स भी हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, ज़्यादा दूर तक भी नहीं जाती है, क्योंकि कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं, डेविएट भी करती है, या आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में भी नहीं रहती है, कुछ डिस्टेंस के बाद ये डेविएशन इसकी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर लेज़र पाथ, यानी कि ये जो पाथ जो हम बनाए हैं, ये पाथ को छोड़ करके, लाइन फॉलोवर पाथ को छोड़ करके यहाँ पे लेज़र पाथ, यानी कि हर एक जगह पर, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पर एक 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 पोल है। तो इन जगहों पर अगर पोल अगर आपकी रही है तो यहाँ पर आप लेज़र लाइट लगा सकते हैं पाथ पे काफ़ी आसानी से। ज़मीन पर तो आप लगा ही नहीं सकेंगे क्योंकि वो कवर अप हो जाएगी, लेकिन पोल्स के ऊपर आप आसानी से लगा सकते हैं लेज़र लाइट्स। क्या करेगी कि ऊपर ही ऊपर ये आपके रीड करते जाएगी लेज़र लाइट्स को, कि भाई वहाँ पर आपके पाथ है, आगे आसानी से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो लेज़र पाथ काफ़ी आसान कर लेती है, यानी कि पाथ ज़मीन पर हम ना बना करके हवा में बना रहे हैं, इसके पाथ डिफाइन आपकी वैसे ही हो जा रही है। लेज़र लाइट यानी कि एक सर्टेन डेविएशन आने के बाद, लेज़र लाइट की क्या एक खूबी होती है, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक आपकी लेज़र सोर्स है, ये सोर्स है आपकी, यहाँ पर आपकी एक स्क्रीन है, यहाँ पर आपकी एक स्क्रीन है। ठीक है, ये मान लीजिए आपके 2 मीटर की हुई, 2 मीटर की है, ये आपकी 6 मीटर की है। एज ए लैब एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगी, अगर आप यहाँ पर रीड कर रहे हैं और ये सोर्स अभी इमिट की, और ये सबसे पहली स्क्रीन यहाँ पर है, ये फर्स्ट स्क्रीन है, तो यहाँ पर जब आप रीड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ भी डेविएशन नज़र नहीं आती है फर्स्ट स्क्रीन के पास। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं
तो ये पाथ जो है ये आपकी थोड़ी सी टिल्ट होने लग जाती है, ये आपकी ऐसे टिल्ट होती है, हल्की सी टिल्ट होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये टिल्ट हुई है, जबकि इसे पाथ करनी चाहिए थी कुछ इस हिसाब से। तो इतना जो आपका डेविएशन हुआ, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया आपका। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, हल्की सी वो डेविएट करती है, वही आपकी आगे जा करके भी ज़्यादा डेविएशन शो करेगी। यानी कि लॉन्ग पाथ पर अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आपकी ये डेविएशन बढ़ जाती है, ये डेविएशन बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाना था तो उसके जगह पे आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, फिर अगले आपकी फिल्म जो स्क्रीन रहेगी उसको यहाँ पे लगाना था तो उसके बजाय आपको यहाँ पर लगाना चाहिए था। और यहाँ पर आपकी एक और डैश लाइन आ जाती है, यानी कि आपकी सेकंड प्रेडिक्शन आपकी यहाँ पर थी, लेकिन वहां पर ना लगा करके आपको यहाँ पर लगाना पड़ा, यानी कि फर्स्ट प्रेडिक्शन ये है भी आपकी सेकंड प्रेडिक्शन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपकी डिटेक्टर लगानी पड़ी आपको। यहाँ पर की तो यहीं पर है डिटेक्टर, इसकी फर्स्ट प्रेडिक्शन यहीं पर है और यहाँ पर इसकी डिटेक्टर। तो ये एक डिफरेंस आ जाती है। तो हालांकि मैं आपको ये बता दिया कि कैसे लेजर लाइट की डेविएशन होती है। ये है लेजर सोर्स, तो डेविएशन आपकी होती है यहाँ पर। तो ये एक आप एक्सपेरिमेंट अगर करके देखना चाहते हैं तो आप एक बार करके देखिएगा घर पे, ये आपकी एक्सपेरिमेंट सही रहेगी जो मैंने बताया है। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंस मतलब जगह की थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ पर आपकी एक जो बात मैं बता रहा था, यानी कि अगले पोल आने से पहले, यानी कि वहां तक की डेविएशन आपको लीस्ट रखनी है, कि यहाँ पर आपकी यहाँ से यहाँ तक की लीस्ट डेविएशन, यानी कि ये फर्स्ट पोल, ये है सेकेंड पोल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है आपका लेजर पाथ की लीस्ट डेविएशन पर ही आपको लगानी पड़े। लेजर पाथ डिटेक्शन, suppose to be at least deviation। ये आपको लीस्ट डेविएशन पर, यानी कि फर्स्ट पोल से सेकंड पोल, यानी कि जो डेविएशन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, लेजर पाथ थोड़ी सी डेविएट होती है, लेजर लाइट डेविएट होती है अपने पाथ से, तो दूसरे पोल आने तक आपको सबसे लीस्ट डेविएट हो लेजर लाइट, तो जाकर के ये कॉन्सेप्ट आप काफ़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, लेज़र लाइट काफ़ी आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दूसरी पहली जो आ जाती है वो आपकी कम्युनिकेशन है। वहाँ पर भी आपकी एक सिंपल मेथड हो जाती है, जैसे कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि जीपीएस आप देखे होंगे कि जब जीपीएस जो रहती है कई सारे रेलवे स्टेशन पर होते हैं, कई सारे रेलवे ट्रैक्स पर भी कई जगह पे आपकी जीपीएस बैठाई जाती है,
या फिर आपके मेट्रो पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी देखे हैं कि यहाँ पर जब मेट्रो स्टेशन आने लगती है तो वहाँ पर खुद ब खुद वो रीड भी कर लेती है कि भाई यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन आ चुका है, यहाँ पे स्टॉप होनी है। अब तो दिल्ली मेट्रो में जो है आपके 100% पायलट फ्री आपके रहते हैं। तो वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं कि हर एक पोल पर आप कम्युनिकेशन डिवाइस आप जीपीएस की लगा सकते हैं कि भाई इस पोल से यहाँ पर जाते वक्त आपके कोई भी खतरा नहीं है, आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जीपीएस पाथ आप डिफाइन कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपकी लेजर पाथ की हो गई, दूसरी हो गई कम्युनिकेशन की। यानी कि जीपीएस इसको कमांड कर रही है, लोकल जीपीएस ये सैटेलाइट पर आपकी नहीं चल रही है, ये जियो पोजीशनिंग पर ही है, सॉरी ये आपके पोजीशन को ही डिफाइन कर रही है, लेकिन ये आपकी लोकल बेस्ड है, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल तक के लिए। ओके, यानी कि इस पोल में अगर कुछ खराबी आई, इस पोल में अगर कुछ खराबी आई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो ये आगे की सिग्नल नहीं भेजेगी कि यहाँ पर आपको जाना है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन यहाँ पर खराबी तब आएगी आपकी जब यहाँ पर कुछ काम चल रहा हो या फिर कुछ भी आपके चल रहे हो, या फिर मशीनरी प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं कई बार। तो वहाँ पर आपको ये रोज़ाना आपको फिक्स करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खर्चीला है आपका, लेकिन ये लेज़र पाथ जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मैं तो कहूँगा कि ये लेज़र पाथ जो होती है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसमें आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं है। काफ़ी आसानी से आप लेज़र पाथ डिफाइन कीजिए, हवा में ही आपकी लेज़र लाइट है और कोई नुकसान भी ये लेज़र लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है, अनलेस एंड अनटिल की इंटेंसिटी आप इसकी ज़्यादा कर दें। एक खास इंटेंसिटी पर जाकर के ये लोगों को हार्म करती है, लेकिन इंसान के ऊपर अगर गिरे तो, अगर पक्षियों के ऊपर भी अगर ये गिरती है लेज़र लाइट तो भी उसे हार्म नहीं करेगी, अनलेस एंड अनटिल की इसकी इंटेंसिटी लो रखी जाए। तो ये काफ़ी आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं लेज़र पाथ को। तो मैं तो यही कहूँगा कि लेज़र पाथ आपके थार डेजर्ट यानी कि राजस्थान में काफ़ी आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ओके, और तीसरी जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर वैलीज़ की, यानी कि बेंगलुरु रीजन। तीसरी आ जाती है आपकी बेंगलुरु के बारे में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं 13 इयर्स मैं वहीं से पढ़ाई भी किया हूँ, और पढ़ाई करते वक्त ही मैं समझ गया था। कई जगह पे मैंने फ्रेंड्स के साथ घुमा फिरा भी हूँ, तो वहाँ की पाथ जो है वो एक सीधी तरीके से नहीं चलती रहती है। वहाँ की पाथ जो है कुछ ऐसे ऐसे है, रोड्स पर ये आपको नज़र आ जाएंगे कई बार। बेंगलुरु की पाथ है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा पावर का आपको प्रॉब्लम आता है। बेंगलुरु की ये रोड्स हो जाते हैं। तो ऐसे आपके बहुत सारे रहेंगे भी बाकी जगहों पर भी, लेकिन बेंगलुरु को मैं इसलिए एक मेन कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं रख रहा हूँ इस ऐसे रीजन के लिए, क्योंकि वो आपकी एक बहुत बड़ी सिटी है और बहुत सारे एमएनसीज हैं। तो अभी तक जो आपको देख रहे थे ये सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉन्सेप्ट पर ही है, और यहाँ पर भी जो रहेगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही कॉन्सेप्ट के आधार पर रहेगी, यानी कि ये जितने भी हैं इसमें कहीं पर भी इंजन आपकी नहीं लग रही है। ओके, तो यहाँ पर भी आपके इंजन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो पावर की सबसे ज़्यादा समस्या आ जाएगी। तो ऐसे ऑटोमेटेड बसेस जो होते हैं वो आपके ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी आपकी सबसे पहले 100% इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, ऑटोमेटेड बस।
मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ कि मैं अच्छे से मैं बता सकूँ। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है पावर का। पावर इश्यूज पावर इश्यूज कैसे? जैसे कि अगर आप इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजन तो इंजन तो एक ही रहती है, और यहाँ पर आप 2 से 3 अगर आप जोड़ देते हैं, कोचेज अगर आप जोड़ देते हैं, जैसे कि एक के बाद एक, अगर आप वीडियो में भी चेक कर लीजिएगा, मैं एक बार वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपके कोचेज वहाँ पे तीन कोचेज एटलीस्ट वो जोड़े गए हैं। तो पावर इशू हो जाती है। एक ही इंजन अगर होती है तो वहाँ पर एक इंजन के पास उतनी पावर नहीं होगी कि वो बाकी सभी को वहाँ वो खींच सके, बाकी 2 और कोचेस को भी वो खींच सके। मान लिए कि एक जो रहेगी वो फुल है, और उसके बाद फिर दूसरी जो है वो भी फुल है, और तीसरी जो है वो भी अगर फुल हो गई पैसेंजर से, तो उसके पास उतनी इंजन पावर रहेगी ही नहीं कि वो खींच भी सके किसी को भी। वो आते आते यहीं मिडिल पर ही वो दम तोड़ देगी। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि इंजन को आप किसी भी तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं बता रहा था, लेकिन बीच में वीडियो थोड़ी सी स्टॉप हो गई, तो उस कारण से आगे की चीज़ें मैं एक फ्लूक में तो मैं बताता जा रहा था, मुझे खुद ही नहीं पता चला, तो मैं फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर रहा था इंजन्स और इलेक्ट्रिक के बीच में कैसे वो वर्क कर सकती है। तो देखिए इंजन्स में क्या डिफरेंस आ जाती है कि यहाँ पे अगर आप इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंजन आपकी किसी भी चीज़ में एक ही बार इंस्टॉल होती है, और पीछे के जो सबसे आखिरी पहिया जो होते हैं उसको वो पावर जनरेट करती है कि वो उसे खींच सके। ओके, तो यहाँ पर अगर आपकी पहली कोचेज, दूसरी कोच और तीसरी कोच अगर तीनों अगर पूरी तरीके से फ्लडेड है पैसेंजर से, तो वहाँ पर पावर उतनी उसकी एक खास लिमिटेशन आ जाती है इंजन की, जिस कारण से वो नहीं खींच सकती है। लेकिन वही अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ओके, ये आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, तो उसमें हर एक व्हील में आपकी एक मोटर लगी रहती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 व्हील्स की आपके डिस्क्रिप्शन के तौर पर मैंने आपको बताया है। ओके, तो यहाँ पर आपकी एक व्हील है, यहाँ पर एक व्हील है, यहाँ पर एक व्हील है, और यहाँ पर भी एक व्हील है, और इन सभी में आपके एक आपके मोटर लगे हुए रहते हैं। तो अगर एक्स वॉटेज की है तो यहाँ पे दूसरी भी एक्स वॉट की रहेगी, तीसरी भी एक्स वॉट, और चौथी भी एक रहेगी आपकी एक्स वॉट। तो यहाँ पे पावर जो है कोई कमी नहीं है, ये पावर एक कांस्टेंट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के भी ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है। ओके, अगर ये फ्लडेड भी रहेगी तो भी ये आपकी सेम आपकी पावर जनरेट करेगी और आसानी से ये चल सकेगी। यानी कि मेरे कहने का जो मेन मोटिव जो है, जैसे कि अगर आप के एक कोच फिल है, दूसरी कोच फिल है, तीसरी कोच भी आपकी फिल है, ओके,
तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंजन से, तो वहाँ पर इंजन जो है आपकी थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इंजन पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सिर्फ एक ही इंजन पे निर्भर है। लेकिन यहाँ पर आपकी मेन फायदा यहाँ पर ये हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में कि सभी मोटर्स जो है आपकी इक्वली आपकी पावर जनरेट कर रही है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो एक खास जो उसको मकसद जो पूरी करनी होती है वो काफ़ी आसानी से वो पूरी भी कर सकती है, यानी कि जो डेस्टिनेशन उसे तय करना है। ओके, जैसे कि डेस्टिनेशन और ओरिजिन का मतलब है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपके थोड़ी सी ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ये आपकी बेंगलुरु की रोड्स कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर आपके पावर की जो प्रॉब्लम जो है काफ़ी आसानी से आपको मिलते रहेगी। हर एक कोचेज आपकी इक्वल पावर जनरेट करेगी फ्लडेड होने के बाद भी, और वो काफ़ी आसानी से ऊपर जा सकेगी, फिर आपके आसानी से नीचे भी आ सकेगी, फिर ऊपर जा सकेगी, फिर नीचे आ सकेगी। इसमें इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है इलेक्ट्रिक आने से। दूसरी फ़ायदा ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक जो होती है, इलेक्ट्रिक बसेस जो हो जाते हैं वो आपकी पॉल्यूशन फ्री रहती है। ये पॉल्यूशन फ्री है 100%, किसी भी तरह की कोई भी पॉल्यूशन आपके ये नहीं क्रिएट करती है। तो ये एक बहुत ही काफ़ी आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो रीजन्स जो आ जाते हैं, जैसे कि आप के यहाँ पर जो सी रीजन जो आ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था, नियर टू सीज एंड ओशियन लैंड, तो उस जगह पे आपकी अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुंबई में आप हमेशा सुनते आए हैं कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है थोड़ी सी बारिश होने पर, तो वहाँ पे ड्रेनेज की मेन प्रॉब्लम है। वहाँ पर आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे ड्रेनेज की मेन इशू है, तो उस कारण से वहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाती है। तो वहाँ पर अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो वो ये इस सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कि जो इम्प्लीमेंटेशन होगी यूपी हो जाती है, फिर हरियाणा हो जाती है, दिल्ली हो जाती है, बिहार, झारखंड, इन जगहों पे जो आपकी कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होगी, यानी कि रेल नेटवर्क वाली, वो ट्रैम के हिसाब से आपको चलनी पड़ेगी। फिर आपकी आ जाती है गोवा में आपकी कुछ खास साइक्लोन वगैरह कोई भी चीज़ों के ऊपर सुनने में नहीं आता है, ना ही कुछ आता है। तो वहाँ पर आप सिंपल और प्लेन मेथड जो है चाइनीज़ की ऑटोमेटेड बस जो है वो आप काफ़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। फिर अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु को मैंने एक सर्टेन पॉइंट मैंने खास बना करके मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसे आपके इंडिया में बहुत सारे जगह भी हैं, तो उस जगह पे आपको यही कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी, जहाँ पे रोड्स जो है वो स्ट्रेट ना हो करके ऊपर नीचे की तरह से चलते हैं। ओके, तो वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी। केरला में भी आपकी कुछ साइक्लोन जैसे सुनने को ज़्यादा नहीं आते हैं, तो वहाँ पर भी आप सिंपल ये इस्तेमाल कर सकेंगे। तमिलनाडु में आपके भी ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं आते साइक्लोन वगैरह, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु से ऊपर जब आप आते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, ये सुनने में बहुत ज़्यादा आया है। तो वहाँ पर आपको वही जो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, आपको वो इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी। और फिर आपके उड़ीसा, वो भी आपके बिल्कुल उसी तरीके से चलेगी। वेस्ट बंगाल में आपकी सुनने में ज़्यादा नहीं आती है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप सिंपल ये इस्तेमाल कर सकेंगे काफ़ी आसानी से। तो ये सभी आपके जो मेन जो
फीचर्स जो है वो मैंने आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के मैंने कवर अप कर दिया है। मैंने बस जो छोड़ दिया है यहाँ पर हिमालय रीजन्स को मैंने छोड़ दिया है, जैसे कि आपकी उत्तराखंड हो गई उत्तराखंड हो गई, और उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं यहाँ पर हिमाचल आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आ जाती है, फिर आपकी आ जाती है जम्मू एंड कश्मीर आ जाती है, फिर आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो हो जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि सिक्किम हो गए, असम हो गए, और भी बहुत जगह हो जाते हैं आपके 7 सिस्टर्स जिसे कहा जाता है। उसे भी अगर आप चेक करना चाहें तो वहाँ पर भी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं इम्प्लीमेंट करने को कहा है, क्योंकि वो हिमालय रीजन में आ जाती है, और हिमालय रीजन में आपके ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे। वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी तो रोपवे सिस्टम्स जो होती है वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ जाएगी। ओके, तो वहाँ पर आपको वो ध्यान देकर चलना पड़ सकता है। और आगे जो है आपको मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं जो बताऊँगा वो आपके मैगलेव और बुलेट ट्रेन के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये दोनों की वर्क होती है। मैगलेव ट्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंजीनियरिंग का एक खास नमूना आप कह सकते हैं उसे। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन्स कैसे वर्क करती है और कितनी ज़्यादा फास्ट है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए तो मैं इतना ही। अगर मेरी वीडियो अगर पसंद पड़ती है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियोस के लिए भी। और बहुत ही जल्द मैं शुरू भी करूँगा फिज़िक्स और मैथ्स के ऊपर। हालांकि कुछ खास रीज़न से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ और बहुत जल्दी ही मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ, तो इस कारण से मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो मैं बहुत ही जल्द करूँगा और आगे देखते हैं आगे। तो मेरे चैनल्स के बारे में आपको मिलते रहेगी सभी जानकारी लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद। और मेरी कंपनी की आईडी प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कुछ आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।